नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नेस रेडीनेस मॉड्यूल 2 कक्षा 6 यानी मॉक टेस्ट क्रमांक 2 है ना। मॉक टेस्ट क्रमांक 2 यह टेस्ट 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच संपन्न हो चुका है। आज इस वीडियो माध्यम से हम प्रश्नवार विश्लेषण करने वाले हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। इस मॉक टेस्ट में भाषा के प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक है। उसके बाद में गणित प्रश्न क्रमांक 16 से 30, विज्ञान के प्रश्न हैं प्रश्न क्रमांक 31 से 45 और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न हैं 46 से 60। निर्देश दिए हैं, पोस्टर को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प चुनिए। देखिए यहां पर आपको एक दिया है पोस्टर, है ना। पोस्टर दिया हुआ है और यह पोस्टर पढ़ लेने के बाद में हमें इसके नीचे जो प्रश्न है उसके सही उत्तर देने हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, नोवल कोरोना वायरल बीमारी का दूसरा नाम क्या है। तो नोवल कोरोना वायरल जो बीमारी है इसका दूसरा नाम क्या है, कोविड-19। कोरोना वायरस से बचने का उपाय क्या है। कोरोना वायरस से बचने का उपाय यह है कि एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी हो, यानी 2 मीटर की। तेज बुखार होने, सांस लेने में परेशानी या अन्य लक्षण होने पर कहां संपर्क किया जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर, ठीक है ना। इसके बाद में अगला जो प्रश्न आता है उसको देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, कोरोना वायरस से दूसरों को एवं स्वयं को कैसे बचाया जा सकता है। तो देखिए इसके लिए अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोकर, दूसरा है भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाकर, तीसरा छींकते और खांसते समय अपनी नाक व मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढककर। ये सभी उपाय जो हैं ये किए जा सकते हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इस विज्ञापन का उद्देश्य क्या है। इस विज्ञापन का उद्देश्य है कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता पैदा करना। छठा प्रश्न है, साबुन और पानी उपलब्ध न होने पर हाथ को साफ किया जा सकता है 60% अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से। इसके बाद में एक आपको दी गई है तालिका, इस तालिका को पढ़ना है और उसके आधार पर नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके हमें उत्तर देने हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, जानवरों के घरों की बात किस कॉलम नंबर में अंकित है। तब देख रहे हैं कि ऊपर तालिका में कॉलम नंबर 3 में उनके घरों के बारे में बात की गई है। प्रश्न 8 है, तालिका में दिए अनुसार कौन सा जानवर सर्वाहारी है ना। तो तालिका में जो जानवर दिए गए हैं उनमें से हम देखते हैं तो कुत्ता जो ये सर्वाहारी है। प्रश्न क्रमांक 9, कॉलम 1 में दिए पशुओं जानवरों में बालू पर कौन सा पशु आसानी से चल सकता है, वह उत्तर हो जाएगा ऊंट। ऊंट जो है बालू रेत पर आसानी से चल सकता है। प्रश्न 10, किन जानवरों के दूध का उपयोग मनुष्य करता है। सही उत्तर होगा गाय, गाय और ऊंट। प्रश्न 11 है, घोड़े के अलावा और किस जानवर की पीठ पर बैठकर यात्रा की जा सकती है। तो घोड़े के अलावा ऊंट की पीठ पर बैठकर के यात्रा की जा सकती है। अगला आपको दिया गया एक अनुच्छेद, इस अनुच्छेद को पढ़ना है और उसके आधार पर नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर देना है। अच्छे व्यवहार को क्या कहते हैं। अच्छे व्यवहार को बोलते हैं शिष्टाचार। अनुपयोगी वस्तुओं को कहां डालना चाहिए, कचरा पात्र में। अनुपयोगी मतलब जो उपयोग में नहीं आती है, ऐसी वस्तुओं को हम कहां डालते हैं, कचरा पात्र में यानी डस्टबिन में। मगन किसकी सहायता करता है। तो मगन जो है वृद्ध की सहायता करता है। अगला प्रश्न है, मगन
अन्य बच्चों से किस प्रकार भिन्न है? तो मगध जो है अन्य बच्चों से शिष्ट है, इस प्रकार से वह भिन्न है। इनमें से अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर समकोण दर्शाता है? एल। अब देख रहे हैं कि एल में यहाँ पर जो है समकोण बना हुआ है, यानी 90 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 17, 3 बजने पर घड़ी की सुइयां किस तरह का कोण बनाती है ना? तो 3 बजने पर घड़ी की सुइयां जो है वह समकोण बनाती है। कैसे? देखिए, ये आपकी जो घड़ी है इस प्रकार से घड़ी आती है और इसमें यहाँ 12 बजती है ना? यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9। ठीक है, जब 3 बजते हैं तब घंटे की सुई जो होती है ये यहाँ पर इसके सामने होती है और मिनट की सुई यहाँ पर रहती है। ठीक है ना? तो इन दोनों सुइयों के बीच जो कोण बनता है ये कहलाता है समकोण, यानी समकोण हमेशा 90 डिग्री का होता है ना? तो 90 डिग्री कोण को हम कहते हैं समकोण। प्रश्न 18 है, कितना समय होने पर घड़ी की सुइयां समकोण का दुगुना कोण बनाती है? अब देखिए एक समकोण हो गया है, अब दुगुना मतलब ये जो सुई है ये यहाँ पर आ जाती है, कहाँ पर? 6 पर आ जाएगी, है ना? 6 के सामने आ जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? एक समकोण ये हो गया और एक समकोण ये हो गया। कितना हो गया? समकोण का दुगुना। अब ये समकोण का दुगुना हो जाता है तो कितनी हो जाएगी? 6। ठीक है ना? प्रश्न क्रमांक 19, सरिता, सलमा और संतोष के पास कुछ पेंसिल खरीदने के लिए क्रमशः 25 रुपए, 35 रुपए और 45 रुपए है। इन सभी को एक ही मूल्य वाली पेंसिल खरीदनी है, तो ऐसी एक पेंसिल का अधिक से अधिक क्या मूल्य होगा? अब देखिए अधिक से अधिक मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। यदि अधिक से अधिक, अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा, है ना, लंबे से लंबा, बड़े से बड़ा, ऐसे जो वाक्यांश आते हैं तो वहां पर हम निकालते हैं महत्तम समापवर्तक यानी HCF। ठीक है ना? और 25, 35 और 45 का जो महत्तम समापवर्तक होगा यानी HCF होगा वो कितना होगा? 5। अगले ही प्रश्न क्रमांक 20, है ना? प्रश्न क्रमांक 20 देखिए यहां पर एक ग्रिड दी गई है और इस ग्रिड में एक छोटा वर्ग 1 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर है, यानी जो छोटा वर्ग है ये वाला देख रहे हैं अभी, ये 1 वर्ग सेंटीमीटर को दर्शा रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? अब देखिए यहाँ पर जो आकृति बनी हुई है ना, वह स्पष्ट न होने का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है कि ये जो त्रिभुज बना हुआ है ना, इसका हमने नामांकन कर दिया है अ ब स। ठीक है ना? तो ये त्रिभुज आपका यहाँ बना हुआ है। अब चूंकि जो प्रश्न पत्र था उसमें ये नामांकन नहीं था, इस कारण से कई बच्चे इसमें भ्रमित हुए हैं, है ना? ये ठीक है ना, ये आपका हो गया त्रिभुज, इस प्रकार बना हुआ है अ ब स। ठीक है ना? अब इसका हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो जब भी ग्रिड पे हम क्षेत्रफल निकालते हैं उसका नियम क्या है कि पहले जो पूर्ण वर्ग है उनको हम गिन लेते हैं। ठीक है ना? तो देखिए हमारा 1, 2, 3 तो पूर्ण वर्ग हो गए। फिर जो आधे से ज्यादा होता है उसको हम पूरा मान लेते हैं। ये आधे से ज्यादा है, इसको हमने पूरा मान लिया है। ये आधे से ज्यादा है, इसको हमने पूरा मान लिया है। ठीक है, और जो आधे से कम होता है इसको हम छोड़ देते हैं, है ना? ये आधे से कम है, इसको हमने छोड़ दिया। ठीक है, अब ये आधा है ना? तो देखिए अब 1, 2, 3, 4, 5 और ये आधा, आधा को लिखते हैं 0.5। तो यहाँ पर सेम तरीका आ जाएगा 5.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब किसी ने क्या किया होगा कि यहां से इस प्रकार से मान लिया होगा, है ना? तो ये कंफ्यूजन जरूर था। तो इस प्रकार से हम आकृति बना करके इसमें सही निर्णय ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, यदि दी गई आकृतियों में हर छोटा वर्ग 1 वर्ग सेंटीमीटर को दर्शाता है ना? ये जो छोटा वर्ग है 1 वर्ग सेंटीमीटर को दर्शाता है, तो किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक होगा? तो देखिए ये जो वर्ग अब बना हुआ है इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 1 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इनको गिन लेंगे 1, 2, 3 और 4, तो इसका जो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 4 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना?
इसका 1 2 3 4 और 5, इसका आ गया 5 वर्ग सेंटीमीटर। इसका भी 1 2 3 4 5, यह आ गया 5 वर्ग सेंटीमीटर। इसका देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यह आ गया 6 वर्ग सेंटीमीटर। पूछा गया है कि किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। किसका अधिक है हम देख रहे हैं, आकृति क्रमांक जो डी है ना, डी में जो आकृति दी गई है इसका क्षेत्रफल अधिक है। अगला प्रश्न है, देखिए यहां पर आपको दिए गए हैं कप दिया हुआ है और दोनों कप मिलकर के एक जो बड़ा प्याला है इसके बराबर है ना, यहाँ प्लस चिन्ह लगा हुआ है ये वाला, और ये है बराबर का चिन्ह है। ये 3 कप मिल करके एक जो बड़ा बर्तन दिया हुआ है इसके बराबर है, ठीक है। और कहा गया ये कप है, इसका आयतन कितना दिया हुआ है हमें, 200 मिली लीटर, है ना, 200 मिली लीटर, यानी ये 200 मिलीलीटर है, ये भी 200 मिलीलीटर है। देखिए ये 200 हो गया और 200 ये हो गया, तो 200 और 200 कितना हो गए, 400। तो ये 400 मिलीलीटर यानी 400 ml का हो गया। अब ये 400 का है, ये भी 400 का है, 400 ये हो गया, 400 ये हो गया और 400 हो गया। कितना हो गया, 4 4 8 4 12, है ना, यानी 1200 यानी 1200 ml हो गया, ठीक है ना। अब नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें सही ऑप्शन का चयन करना है। इसमें क्या आएगा, बी, क्योंकि 1 लीटर और 2 लीटर के बीच में है। ये जो 1200 ml है यह 1 लीटर और 2 लीटर के बीच में है। प्रश्न क्रमांक 23, मिलान चिन्ह आप देख रहे हैं किस संख्या को दर्शाता है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 और ये खींचा है 5, तो 5 और 5 10 11 12 13 और 14, इस प्रकार गिनना है, कि संख्या 14 को दर्शा रहा है। प्रश्न क्रमांक 24, राज 3 तरह के बिस्किट के पैकेट खरीदना चाहता है। पैकेट ए में 12 बिस्किट, बी में 15 और पैकेट सी में 21 बिस्किट है। वह समान संख्या में ही तीनों प्रकार के बिस्कुट खरीदना चाहता है। उसे प्रत्येक के कम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे, कम से कम, न्यूनतम, है ना। ऐसे यदि ये छोटे छोटा ऐसे वाक्यांश आते हैं तो वहां पर हम निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं, एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ती। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 12 15 और 21 का हम निकाल लेते हैं एलसीएम, है ना, 12 15 और 21 का निकालेंगे क्या, एलसीएम निकाल इस प्रकार से। इनका एलसीएम कितना आता है, 420 आता है, आएगा 420। और उसमें से हम 12 का क्या करते हैं, भाग लगाते हैं, है ना, तो कितना लगेगा, भारतीय 36, है ना, बचे 6 शून्य तारा 12 बजे 60, कितना आंसर आ गया, 35। इस प्रकार से ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न कितना समय होने पर घड़ी की सुइयां समकोण बनाती है ना। अभी देखा हमने, ये एक घड़ी बनाई थी, है ना, कि उसमें 3 बजेंगे तो समकोण और 9 बजेंगे तब भी समकोण बनता है। संख्या 5 के लिए टेली चिन्ह क्या होगा। अब देखिए टेली चिन्ह खड़ा होता है, एक कट जाता है, और एक इस प्रकार से भी बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर 1, है ना, फिर ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, है ना। तो ये संख्या 5 के लिए टेली चिन्ह होगा। तो टेली चिन्ह 2 प्रकार से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। एक तो खड़ी लाइन 1 2 3 4 और 5वां ऐसा चलता है। एक तरीका ये होता है कि 1 फिर 2 फिर ये 3 ये 4 और ये 5वां, है ना। ये 2 प्रकार से जो है हम टेली चिन्ह बनाते हैं। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक दंड आरेख में दिखाए गए हैं। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं छात्रों के नाम है ना, और खड़े में जो है यहाँ पर उनके द्वारा प्राप्त अंक है। तो ज्योति और पाल के अंकों में क्या अंतर है, हम देखेंगे। ये ज्योति कहाँ पर है, ये देखिए ज्योति। अब ज्योति अंक कितने हैं, इस सामने जब मिलान करते हैं तो बताता है कि ज्योति के 96 अंक है, ठीक है ना। और पाल के अंक देखना है, ये पाल है, पाल के अंक कितने हैं, देखिए अब यहाँ पर हम जो इसको मिलान करते हैं तो पाल के 72 अंक है। कितने हैं, 72। तो दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 6 में से 2 माइनस करते हैं तो 4 बचता है,
9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2, यानी इनके अंकों का अंतर जो है कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक बड़ी आयत दी गई है और इसके बाद में छोटी आयत दी गई है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो जब भी किसी भी आकृति का जब हम परिमाप ज्ञात करते हैं तो उसकी भुजाओं का योग कर लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, ये लिखा। फिर इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये लिख दिया। फिर भुजा 2 सेंटीमीटर है, ये 2 लिख दिया। फिर यहाँ से यहाँ 5 है, ये लिख दिया। अब फिर ये वाली जो भुजा है ना, ये इसकी माप नहीं दी है। इसकी माप कैसे निकालेंगे, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक भुजा कितनी दी गई है, ये 4 सेंटीमीटर दी गई है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से यहाँ तक ये दी गई 2 है ना। ये तो 4 में से हमने 2 घटा दिया, कितना बचा 2। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये होगी 2 सेंटीमीटर, इसको हम लिख लेंगे 2 सेंटीमीटर। फिर ये 7 और फिर ये 4, ठीक है ना। और इन सबको हम जोड़ देंगे तो 7 और 5 12 है ना, 12 और 2 14, 14 और 5 19, 19 और 2 21, 21 और 7 कितने होते हैं 28, 28 और 4 32। इस पूरी आकृति का जो परिमाप है वो हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। अगला जो प्रश्न है, अंक 1 2 3 4 को केवल एक ही बार प्रयोग करते हुए 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या बताइए जो 4 से विभाज्य हो। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज पूछी गई है। एक तो पूछा गया है कि 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या बनानी है और उसमें भी एक और शर्त जोड़ दी गई है कि वो 4 से विभाज्य हो, है ना। तो इसके लिए हमें 2 चीज याद रखना होगी। छोटी संख्या तो बना लेंगे, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या तो आप बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, तो भैया सबसे छोटा अंक पहले, आसान है ना, 1 2 3 4, ये हो गई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। उत्तर भी नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि एक चीज और है, 4 से विभाज्य होना चाहिए। अब 4 का नियम क्या है कि इकाई और दहाई के स्थान पर जो संख्या है ना, इकाई और दहाई के स्थान जो अंक है और उसे संख्या बन रही है वह 4 से विभाजित होना चाहिए। अब देख रहे हैं 34 4 से विभाजित नहीं है, यानी ये उत्तर सही नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे, 2 को हम 3 के स्थान पर रख देंगे और 3 को रख देंगे कहां पर, 2 के स्थान पर। अब बन रहा है 1324। ठीक है ना। ये इकाई और दहाई में जो अंक है कितना है, संख्या बना रहे हैं 24। 24 में 4 भागा जा रहा है ना, 4 6 24, इसलिए इस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा, यानी विकल्प ए हो जाएगा। तो ये इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या है ना। अब डी में इनसे बड़ी संख्या है वो, तो यहाँ पे देखिए इकाई और दहाई के जो अंक है इससे जो बड़ी संख्या है उसमें 4 का भाग जा रहा है, लेकिन ये हो गई बड़ी और हमसे पूछा गया है सबसे छोटी। ठीक है ना। तो प्रश्न को पढ़े समझे और उसको हल करने का प्रयास करें। प्रश्न क्रमांक 30, जसविंदर अपने ऑफिस टैक्सी से जाता है जिसका किराया 100 रुपया है। वह वापस बस से जाता है जिसका किराया 20 रुपया है। यदि वह सप्ताह में कुल 6 दिन ऑफिस जाता है तो वह सप्ताह भर में आने जाने पर कुल कितना रुपया खर्च करता है। देखिए टैक्सी से जाने किराया कितना है 100 रुपया है और आने किराया कितना है 20 रुपया है। अब 100 में हमने 20 को जोड़ दिया, कितना हो गया 120। ये क्या हो गया आने और जाने का, एक दिन का। हमें याद करना है 6 दिन का। जब 1 से अधिक का मान निकालते हैं तो वहां पर हम गुणा की क्रिया करते हैं। ठीक है ना, ये 6 का गुणा कर दिया, 6 शून्य शून्य, 6 दूनी 12 के 2, हासिल का 1, 6 कम 6 और 1 7, तो सही उत्तर क्या आ जाएगा 720 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सीमा ने अपने बगीचे की कुछ जगह को साफ करने के लिए खरपतवार के पौधों को उखाड़ने की कोशिश की। बहुत जोर लगाने के बाद वह पौधों को जड़ से उखाड़ने में सफल रही, लेकिन मिट्टी जड़ों से चिपकी मिली। वह अपने निरीक्षण से जड़ के किस कार्य की व्याख्या कर सकती है। तो इसका क्या हो जाएगा, जड़ें जो होती है पौधों को जमीन पर मजबूती से पकड़ने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, संघनन और
वर्षण किस प्रणाली में शामिल है? ये है जल चक्र में। प्रश्न क्रमांक 33, सीमा को सड़क पर एक गिरा हुआ पेड़ मिला, उसे क्या करना चाहिए? सड़क साफ करने के लिए इस पेड़ को स्वयं हटाने का प्रयास करना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, ट्रैफिक लाइटें सड़कों के चौराहों पर लगाई जाती है। ट्रैफिक लाइटों का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ट्रैफिक लाइट का जो प्राथमिक कार्य ये है कि यातायात को व्यवस्थित करना तथा लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 35, यदि कीटनाशकों के उपयोग के कारण चूहों की जनसंख्या में कमी आ जाए तो वन पारिस्थितिकी तंत्र में उल्लुओं की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, चूहों की जनसंख्या में कमी होने का उल्लुओं की जनसंख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि चूहों और उल्लुओं का कोई सीधा संबंध नहीं होता है। खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत चूहों और सांप का संबंध जरूर रहता है। ठीक है ना। तो यहां पर विकल्प ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देता है? तो देखिए, पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए बाजार से सामान लाने के लिए जूट या कागज के थैलों का उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, समुद्र में मछली पकड़ने वाले मछुआरों ने देखा कि पिछले कुछ वर्षों से पहले की तुलना में कम मछलियां पकड़ पा रहे हैं। इस समस्या का स्थायी समाधान क्या हो सकता है? अब देखिए, यहाँ पर 4 जो है विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, मछलियां कम पकड़ पा रहे हैं, यानी मछलियां की संख्या कम हो रही है ना। तो अब उनकी संख्या बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? अगला जो प्रश्न है, एक बच्चा खांसते समय अपना मुंह रुमाल से ढक लेता है, वैसा क्यों करता है? क्योंकि दूसरों तक कीटाणु न फैले, इसके बचाव के लिए वह इस प्रकार से करता है, यानी दूसरों तक कीटाणु फैलने से बचाने के लिए वह अपने मुंह को रुमाल से ढक लेता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, यदि आपके पिता की बहन आपकी बेटी के साथ आपके घर आती है, आपके पिता की बहन कौन हो गई? बुआ में। तो उसकी बेटी और आपके बीच क्या रिश्ता है ना। मतलब बुआ की बेटी आपकी क्या लगेगी? बहन, है ना। निम्नलिखित में से कौन समूह में नहीं रहता है? कौन समूह में नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये शब्द देखो, चींटियां समूह में रहती हैं, मधुमक्खियां भी समूह में रहती है, दीमक भी समूह में रहती है, लेकिन मकड़ियां समूह में नहीं रहती है। प्रश्न क्रमांक 41, जल संरक्षण में कौन सी प्रक्रिया सबसे प्रभावी होगी? तो जल संरक्षण के लिए बागवानी के लिए वर्षा जल एकत्र करना। इसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं, राखी ने देखा कि, है ना, राखी ने देखा कि उसकी एक सहपाठी दोपहर के भोजन के समय अकेले बैठी हुई है ना। उसे क्या करना चाहिए? ठीक है। राखी ने देखा कि उसकी एक सहपाठी यानी साथ में पढ़ने वाली दोपहर के भोजन के समय अकेली बैठी है, उसे क्या करना चाहिए? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो उसका क्या करना चाहिए? अपनी सहपाठी को अपनी और अपनी सहेलियों के साथ में दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। प्रश्न 43 है, प्रियंका ने कुछ चने भिगोए, अगले दिन उसने कटोरे से पानी निकालकर उन्हें एक नम कपड़े से ढक दिया और हवादार जगह पर रख दिया। इसके अगले दिन चनों का क्या होगा? तो ये चने अंकुरित हो गए। ठीक है ना। 4 दिन में क्या होगा? ये चने अंकुरित हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, फूलों से रस इकट्ठा करने वाली मधुमक्खियों के माध्यम से पराग एक फूल से दूसरे फूल में स्थानांतरित होते हैं। मधुमक्खियों और फूलों के बीच सबसे उपयुक्त संबंध होगा, क्या होगा? देखिए, मधुमक्खियों को भोजन मिलता है, मधुमक्खियों को भोजन मिलता है और फूलों का परागण होता है।
जो दोनों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी है, इसलिए विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 45, विद्युत उपकरणों को साफ करने से पहले उन्हें प्लग से अलग क्यों करना आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि प्लग से अलग नहीं करेंगे तो विद्युत आघात हो सकता है। तो विद्युत आघात से बचने के लिए हमें विद्युत उपकरणों को जब साफ करते हैं तो उन्हें प्लग से अलग करना चाहिए। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न है, फसल कटने के बाद अनाज का सुरक्षित भंडारण आवश्यक होता है। यदि आप किसान होते तो अनाज को लंबे समय तक कीड़ों से बचाकर रखने के लिए इनमें से किसका उपाय करते? तो कीड़ों से बचाने के लिए नीम की पत्तियों का उपयोग करते, तो किसान जो है नीम की पत्तियों का उपयोग करता है। प्रश्न 47, एक मानचित्र पर एक लिफाफे का प्रतीक है, यह क्या दर्शाता है? लिफाफा का प्रतीक यानी डागर को दर्शाएगा। प्रश्न क्रमांक 48, पहाड़ियों में बसा रेगिस्तानी इलाका, वर्षा न के बराबर होना, लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है, यह विशेषता किस स्थान से संबंधित है? तो देखिए इसमें तीन चीजें हैं, एक तो पहाड़ियों में बसा रेगिस्तानी इलाका, वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही है और लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है, तो ऐसा स्थान जो है वह होता है लद्दाख। स्थान क्या हो जाएगा? लद्दाख। प्रश्न क्रमांक 49, एक जगह जहां पौधों की जड़ें आमतौर पर बहुत गहरी होती है और उनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती है, किस भौगोलिक क्षेत्र में आमतौर पर इस प्रकृति के पौधे होते हैं? तो देखिए जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और उनकी पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती है, इस प्रकार के जो पौधे होते हैं आमतौर पर वे रेगिस्तान में होते हैं। अगला प्रश्न है, रेलवे टिकट से हमें जानकारी मिलती है, क्या मिलती है? देखिए इसमें ट्रेन का नंबर होता है, यात्रा करने की तारीख भी होती है, डिब्बा और सीट का नंबर भी होता है, यानी ऊपरी तो सभी जानकारी हमें प्राप्त होती है। एक परिवार अपने बिजली के उपयोग के लिए अक्षय ऊर्जा लगाना चाहता है। उन्होंने बिजली पैदा करने के लिए अपनी छत पर पैनलों का एक सेट लगाया। इन पैनलों द्वारा बिजली पैदा करने के लिए किस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग किया जा सकता है? देखिए छत पर जो पैनल लगाते हैं उन पैनल को क्या बोलते हैं? सोलर पैनल, है ना? तो अब यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन की बात हो रही है, किसका उपयोग करते हैं? सूरज की रोशनी का, यानी सूरज की रोशनी से बिजली बनती है। प्रश्न 52, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बिहू, गुड़ी पड़वा, बैसाखी और पोंगल जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। इन चार त्योहारों में क्या समानता है? ये सारे त्योहार जो है कृषि से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि आप रात को आसमान की ओर देखते हैं, है ना, और एक बड़ा गोल पूर्ण चंद्रमा देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप लगभग एक सप्ताह बाद क्या देखेंगे? देखिए आज पूर्ण चंद्रमा देख रहे हैं यानी कि आज पूर्णिमा है, जब उसके एक सप्ताह बाद देखेंगे तो चंद्रमा आधा हो जाता है, क्योंकि पूर्णिमा के बाद में चंद्रमा की कलाएं घटना प्रारंभ कर देती है, तो क्रमशः घटती जाती है और अंत में अमावस्या के दिन पूरा अंधेरा छा जाता है। प्रश्न 54, जल की कमी वाले क्षेत्रों में मनुष्यों और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच क्या संबंध देखे जा सकते हैं? तो देखिए जल की जहाँ कमी होती है वहां पर जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 55 है, सूर्य ग्रहण क्यों होता है? सूर्य ग्रहण क्यों होता है? तो सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाने के कारण सूर्य ग्रहण होता है। जब क्या होता है सूर्य और पृथ्वी बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा बीच में आ जाने के कारण पृथ्वी पर हमें सूर्य दिखाई नहीं देता है ना? तो जब सूर्य दिखाई नहीं देता है तो उस घटना को बोलते हैं सूर्य ग्रहण। प्रश्न क्रमांक 56, निम्नलिखित में से कौन सा पेशा भारत में प्राकृतिक पर्यावरण से सबसे अधिक प्रभावित है? वो होता है कृषि। सोनम 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी है, उसे अब कौन सा अधिकार प्राप्त होगा? तो 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर उसे प्राप्त होगा वयस्क मताधिकार, यानी वोट देने का अधिकार उसे प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कमरे में
बेकरी उद्योग है, जिसमें बिस्किट, क्रीम रोल व पेटीज बनती है। इनको भट्टी से सेका जाता है, जिससे इस स्थान पर बहुत गर्मी होती है। गर्म हवा किस संरचना से बाहर निकलेगी? देखिए यहाँ पर भट्टी है, अलग अलग अब दिया है, जैसे अ दिया है, स दिया पानी निकलने के स्थान है, ये ब है, ये अंदर प्रवेश करने का दरवाजा है ना, यह कार्य हो रहा है। तो ये दिख रही चिमनी, है ना, देख रहा ना, ये चिमनी दिख रही है। तो जो गर्मी होगी ना, वह जो गर्म हवा है इस चिमनी द्वारा बाहर निकलेगी, यानी संरचना 10 है। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 59 है, जून माह में सूरज की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है? तो जून माह में सूरज किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। अब आगे का आपको दिया गया है, मानचित्र दिया गया है। देखिए इस मानचित्र को आप ध्यान से देखेंगे, है ना, तो इसमें पूछा यह गया है कि ये देखिए मानचित्र में चिन्हांकित क्षेत्र किस राज्य का भूभाग है? क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये चिन्हांकित क्षेत्र देख रहे हैं इस प्रकार से। इसमें 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो यह जो राज्य है इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, ये वाला जो हिस्सा है ये किसका है? ये अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है। इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों का सही उत्तर कौन सा है ये देखा, साथ में देखा सही क्यों है। तो इस प्रकार से यदि आपकी कुछ मिस्टेक हुई है, त्रुटि हुई है, तो त्रुटि सुधार कर सकते हैं। और इस पेपर को आप अधिक से अधिक बार करें, इसका अभ्यास करें, ताकि जब वास्तविक आपका जो सर्वे होगा उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो उम्मीद है कि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। आगे भी हम आपको इसी प्रकार से वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।